वेलकम डियर रॉकेट्स एंड के ड्रामा सीरीज फैन। आइए देखते हैं गुड जॉब सीरीज का पार्ट 9। अगर इस सीरीज के पिछले पार्ट्स आपने चैनल पर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जाकर देखिए, तभी इस वीडियो को आनंद ले पाएंगे आप। लिंक्स आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि डॉन और सेरा ने रिचर्ड के पुराने ड्राइवर से पता लगा लिया था कि रिचर्ड ने चैंग नाम के एक लड़के को स्पॉन्सर किया था जो कि 20 साल पहले ऑर्फनेज में पल रहा था। अगर इस चैंग का पता चल जाए तो डॉन की माँ का केस लगभग सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट 9 की शुरुआत में दिखाते हैं कि इनकी फाइंडिंग को जानने के बाद फ्रेड कहता है कि ये 20 साल पहले की बात है। फिलहाल तो ये पता नहीं है कि ये चैंग कहाँ होगा। ये तो इसके बचपन की फोटो है और अगर प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ये पता लगाया जाए कि ये कैसा दिखता होगा तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक एक काम करो, तुम दोनों ऑर्फनेज में जाकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। अगले सीन में डॉन और सेरा ऑर्फनेज जाकर चैंग के बारे में पूछताछ करते हैं, पर वहाँ की इंचार्ज नहीं होती है और चैंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। लेकिन वो चैंग का एक डॉक्यूमेंट देती है और सुझाव भी देती है कि शायद इंस्पेक्टर को चैंग के बारे में कुछ पता जरूर होगा। इतने में ऑर्फनेज के कुछ बच्चे डॉन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, तो वो भी जाकर मजे से उनके साथ खेल लेता है। दोस्तों, यहाँ ऑर्फनेज की इंचार्ज सेरा से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा मालूम होता है, इसके बारे में तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सेरा कहती नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसकी कंपनी में काम करती हूँ बस। यहाँ रिचर्ड को निक पर शक हो गया था दोस्तों, आपको पता है जैसे कि। तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कि निक के घर ले चलो मुझे। वो भी रिचर्ड को निक के घर ले जाता है। निक घर पर नहीं होता, लेकिन रिचर्ड दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वहाँ ढेर सारे फाइल्स और कुछ फोटोज होती हैं। यूकान कंपनी के टॉप सीक्रेट फाइल्स तक यहाँ रखे होते हैं। रिचर्ड समझ नहीं पाता कि निक इन फाइल्स को कलेक्ट क्यों कर रहा है, तो वो पूरे कमरे में नजर घुमाते हुए बेड पर बैठ जाता है। वहाँ पर होती एक फोटो जिसे देखकर वो हो जाता है शॉक। दरअसल उस फोटो में खुद रिचर्ड होता है जिसने ऑफिस की एक कॉलीग से प्यार का नाटक करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। उसी का बेटा है दोस्तों ये निक, यानी रिचर्ड और उस कॉलीग का बेटा। ये जानकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग भी जाता है। दूसरी ओर डॉन इंस्पेक्टर से मिलता है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन उन मामलों में तुम सेरा को मत घसीटो प्लीज, वैसे भी उसकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है। डॉन पूछता है तुम एक बात बताओ, क्या तुम चैंग नाम के किसी लड़के को जानते थे जो 20 साल पहले तुम्हारे ऑर्फनेज में रहा करता था? इंस्पेक्टर तो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और डॉन को वार्न करके चला जाता है कि सेरा को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ निक घर आता है और अपने बेड को देखते समझ जाता है कि कोई यहाँ पर बैठा हुआ था। बेड पर कुछ बाल पड़े होते हैं जिनको देखकर वो समझ जाता है कि जरूर रिचर्ड यहाँ पर आया था। वो तुरंत रिचर्ड को कॉल नहीं करता बल्कि उसके ड्राइवर को कॉल करता है। बड़ा समझदार है दोस्तों ये निक। वो ड्राइवर से कहता है कि रिचर्ड सर मेरे घर पे आपकी एक चीज छोड़ गए हैं, मैं कल खुद उसे लौटा दूंगा, ओके? हाँ, पर तुम उन्हें कुछ मत बताना। ड्राइवर भी उसकी बातों में आकर बक देता है कि हाँ सर, शायद वो भूलकर चले गए होंगे, हम वहाँ पर आए थे ना इसीलिए। अब निक को पक्का यकीन हो जाता है कि रिचर्ड ही उसके घर पर आया था। वो दीवार पर एक स्क्रीन को हटाता है तो वहाँ रिचर्ड के कई फोटोज रखे होते हैं, जिनको देखकर निक कहता है कि आखिर आप इतनी दूर आ ही गए पापा। यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वाकई में निक रिचर्ड का बेटा है। वहाँ दोस्तों फ्रेंड चैंग के बचपन की फोटो को एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर के जरिए देख रहा होता है कि कैसे दिखेगा ये। इसी बीच वो डॉन से कहता है कि अगर तुम सच में सेरा से प्यार करते हो तो अगले पड़ाव पर भी जाओ यार, उसे प्रपोज कर दो। अरे मुझे घूर क्यों रहा है भाई, क्या वो तुझसे प्यार नहीं करती? मतलब तेरा प्यार एक तरफा है क्या? डॉन तो उसको डांट देता है कि बेहुदा सवाल बंद कर और काम कर चुपचाप। पर दोस्तों उसके सवाल डॉन को सोचने पे मजबूर कर देते हैं और अगले सीन में वो सेरा से पूछ ही लेता है कि वैसे हम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। सेरा कहती है कि हमारे बीच बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है सीईओ साहब, तुम एम्प्लॉयर हो और मैं एम्प्लॉय, तुम डिटेक्टिव मैं तुम्हारी असिस्टेंट। ओह, ये तो मुझसे भी चालाक निकले, इतनी आसानी से जवाब नहीं देगी ये सोचकर डॉन कहता है कि क्या सिर्फ इतनी है हमारी रिलेशनशिप, उससे गहरी कोई रिलेशनशिप नहीं है क्या हमारे बीच? सेरा की समझ में नहीं आता कि वो जवाब क्या दे, तो वो डॉन को देखती रह जाती है। यहाँ पे सीन होता है कट। अगले सीन में दोस्तों निक रिचर्ड को कुछ फाइल्स दिखा रहा होता है। रिचर्ड कहता है कि जल्दी से केनेथ का ऑफिस खाली करवाओ क्योंकि उसे बेल मिलने वाली है और जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं उसे यूएस भेज दूंगा। उसके सारे फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दो, खासकर वो फाइल्स जो तुम्हारे घर में है। ये सुनकर निक जरा शॉक हो जाता है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि अब तुम्हें वहां पर अकेला रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी चीजें लेकर मेरे घर आ जाओ। शुरू में हम दोनों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो निक की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि इसी दिन का तो वो इंतजार कर रहा था इतने समय से। फिर रिचर्ड उससे पूछता है कि अब बताओ तुमने क्या पता लगाया? निक कहता है कि केनेथ एक लड़की को डेट कर रहा था और उसे धोखा दे दिया। वो लड़की केनेथ से बदला लेने के लिए घर आई और तब उसने वो नेकलेस देख लिया। उसी लड़की से पूछताछ करके डॉन को ये पता चला कि वो नेकलेस आपके घर में था। डॉन का एक दोस्त भी है जिसका नाम फ्रेड है और वो एक लॉयर है। सेरा भी उनके साथ मिली हुई है, वो उन्हीं के साथ काम कर रही है और वो भी मेरे साथ ऑर्फनेज में रहती थी। ये तीनों मिलकर उस नेकलेस को ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों डॉन और सेरा एक स्कूल जाते हैं जहाँ 20 साल पहले चैंग पढ़ा करता था। तो वो एक टीचर का पता लगाते हैं जो कई सालों से इस स्कूल में काम करते हैं। वो उन्हें चैंग की फोटो दिखाते हैं तो वो तो उसको पहचान कर तुरंत बता देते हैं कि ये तो बहुत ही स्मार्ट बच्चा था, मेरा बेस्ट स्टूडेंट था ये। लेकिन अचानक एक दिन वो स्कूल छोड़कर चला गया। उसके 10 साल के बाद मैंने उसे फिर देखा, उसका हुलिया ही बदल चुका था और उसने अपना
अपना नाम भी बदल लिया था। उसका नया नाम इस तरह दोस्तों वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर फ्रेड को दिखाते हैं, जिसने उस सॉफ्टवेयर के जरिए चैंग का प्रेजेंट चेहरा देख लिया था। वो तुरंत डॉन को कॉल करके बता देता है और अब ये दोनों जान चुके हैं कि चैंग कोई और नहीं निक है। यहाँ से सीधे निक को दिखाते हैं, जो अब केनेथ के ऑफिस में उसकी जगह पर बैठा हुआ है। इस सीट पर बैठना उसकी ख्वाहिश थी, आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, ये सोचकर वो बड़ा खुश होता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर को चैंग के बारे में कुछ याद आता है। डॉन की माँ चैंग से बात कर रही थी, पास्ट में मतलब दोस्तों। तो उसने चैंग से कहा था, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा बेटा। अब दोस्तों यहाँ से सीन अलग होता है और डॉन अपने ऑफिस में आता है और निक को उसके ओरिजिनल नाम से पुकारता है, यानी चैंग कहकर। डॉन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। निक कहता है कि हाँ वो मेरा ही नाम है, पर इसमें तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे। डॉन कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि मेरी माँ के कत्ल के बाद ही तुम पढ़ाई करने यूएस गए थे, और तो और रिचर्ड ने तुम्हें स्पॉन्सर किया था और अब तुम उसी के लिए काम कर रहे हो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। निक कहता है कि मुझे भी अपने पास्ट के बारे में बहुत दुख है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ चल बसी और मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया, पर वहाँ मुझे दिलासा देने वाली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ थी, जिन्हें हम एंजल लेडी कहते थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पढ़ाने के लिए फौरन भेजेंगी। मैं बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उनकी मौत हो गई। लेकिन जब रिचर्ड सर को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे यूएस भेजने के लिए स्पॉन्सर किया और मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाया। अब तुम ही बताओ कि जो इंसान मेरे लिए इतना कर चुका है, मैं उसे अपनी वफादारी दिखा रहा हूँ, तो इसमें गलती क्या है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर तो दोस्तों डॉन को भी लगता है कि हाँ यार इसकी बात तो एकदम ठीक है। लगता है दोस्तों डॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक डेड एंड पे पहुंच गया है। इसके आगे कुछ पूछने को रहा ही नहीं। वो निराश होकर अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और कहता है कि यार उस चैंग की बात मुझे एकदम सही लगी, पर मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई बात तो छुपा रहा है। यहाँ निक रिचर्ड को सब कुछ बता देता है कि डॉन ने उससे क्या क्या पूछा और उसने क्या क्या जवाब दिया, पर निक ने डॉन को ये नहीं बताया था कि वो असल में रिचर्ड का बेटा है। दोस्तों याद है ना आपको। यहाँ पर निक कहता है कि अब डॉन की इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पे पहुंच चुकी है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आपकी कोई जांच नहीं होगी। अब दोस्तों डॉन का सेक्रेटरी उसको एक इनविटेशन देता है और बताता है कि यूकान कंपनी ऑर्फनेज को बहुत समय से डोनेशन दे रही है और इस फंक्शन में कई बड़े बड़े लोग भी आएंगे। आपको भी इनवाइट किया गया है वहां पर, अगर आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉन भी मान जाता है। दूसरी ओर सेरा को रिचर्ड का कॉल आता है, जो उससे भी फंक्शन के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में दोस्तों उस फंक्शन को दिखाते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग आए होते हैं, वही जो ऑर्फनेज को डोनेशन देते हैं। सेरा भी वहां पर पहुंच जाती है। वहां वो रिचर्ड से मिलती है और कहती है मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिचर्ड कहता है कि तुम ऑर्फनेज में पली बड़ी हो ना, और अब डॉन के आगे पीछे घूम रही हो, राइट। सेरा को उसकी बातों में कुछ गलत इरादा नजर आता है, तो वो फिर उसको थैंक करके कहती है हाँ मुझे एक जरूरी काम आ गया इसलिए मैं निकल रही हूँ। लेकिन दोस्तों वो है कि छोड़ता ही नहीं और सवाल पे सवाल किया जाता है कि क्या तुम और डॉन प्यार करते हो। सेरा जैसे तैसे उसे मैनेज कर रही होती है। तभी डॉन का सेक्रेटरी सेरा की दुविधा देख लेता है और डॉन को बताता है। लेकिन इससे पहले कि डॉन उस तरफ देखता, रिचर्ड स्टेज पर चढ़कर कहता है कि मैं अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वो सेरा को स्टेज पर बुलाता है और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है कि ये ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई है और फिर इसने मेरी ही कंपनी को ज्वाइन किया। इतना ही नहीं, मेरा नमक खाकर इसने मेरे बेटे के खिलाफ काम किया है और तो और इसने मेरे बेटे को जेल तक भिजवा दिया। इतनी अच्छी लड़की है ये, अब वो खुद आप सबको अपने बारे में बताएगी। ये कहकर वो सेरा को माइक पकड़ाता है और सेरा बिल्कुल बौखलाकर खड़ी रहती है। लेकिन तब डॉन कहता है कि शायद मिस्टर रिचर्ड ये जानना चाहते हैं कि मैंने सेरा को काम पे क्यों रखा हुआ है ना। तो सेरा का रिज्यूमे कोई अगर एक बार देख ले और उसे नौकरी ना दे, वो जरूर कोई सरफिरा होगा। सेरा बहुत एक्सपीरियंस्ड है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो खुद बताएगी। इस पर सेरा एक सूची देती है कि वो कौन कौन से काम कर चुकी है। फिर डॉन कहता है कि अब आप ही बताइए, जो लड़की इतनी एक्सपीरियंस्ड हो, इतनी काबिल हो, उसे मैं काम ना दूं तो फिर किसको दूं? केनेथ जैसे बेवकूफ को? सेरा यूकान कंपनी की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह दोस्तों वो सेरा की खूब तारीफ करता है। अब सभी सेरा के लिए अप्लॉज करते हैं। बाद में डॉन सेरा से कहता है कि रिचर्ड ने जो कुछ कहा उसे तुम ज्यादा दिमाग में मत लेना। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा, पर छोड़ दो उसको। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इतने में दोस्तों रिचर्ड आ जाता है और कहता है कि इस अनाथ लड़की के लिए तुम मेरे बेटे को नीचा दिखा रहे हो। इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए शायद इसे दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता आज जिंदा होते तो ऐसी लड़की के साथ तुम्हारा मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह दोस्तों वो अब भी सेरा को नीचा दिखाता है। डॉन उसकी बात को बीच में टोक कर कहता है कि चलो मान लिया कि सेरा के पेरेंट्स नहीं है, इसलिए वो तमीज नहीं जानती, पर केनेथ के लिए आप तो हैं उसके पापा, पर वो जेल में क्यों है? क्या आपने उसको तमीज नहीं सिखाई? इस तरह रिचर्ड को इंसल्ट करके वो सेरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाता है। इस वजह से दोस्तों सेरा को अब डॉन और भी अच्छा लगने लगता है। रिचर्ड गुस्से में बहुत ही शराब पीता है और बड़बड़ाता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे की इंसल्ट करने की। तो निक भी कहता है कि अरे आप ज्यादा मत पीजिएगा, टैबलेट खाकर सो जाइए। वो भड़क जाता है कि तुम होते कौन हो मुझे एडवाइस देने वाले? उसने मेरे बेटे की इंसल्ट की है और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। और तब निक कहता है कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया,
लेकिन अब आप भी सिर्फ केनेथ को अपना बेटा मानते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रिचर्ड ने किस वजह से डॉन की माँ को धक्का दिया था और वो नीचे गिर गई। उनके सर पर बहुत चोट आ गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बात का चश्मदीद गवाह था चैंग दोस्तों, यानी कि निक। और तब रिचर्ड ने चैंग से कहा था कि जो लोग मेरे काम नहीं आ सकते उन्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अगर तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेज दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। इसीलिए चैंग ने किसी को इस बारे में नहीं बताया और रिचर्ड की मदद से वो यूएस चले गया। फिर पढ़ाई करके वो वापस आया और रिचर्ड का वफादार नौकर बनकर रह गया। वो कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। रिचर्ड चिल्ला देता है कि तुम ये पापा कहना मुझे बंद करो। कहकर वो शराब की बोतल्स फेंक देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद निक को बड़ा दुख होता है कि क्या है यार। सेरा यहाँ घर आती है, लेकिन दोस्तों वो अभी भी डॉन के बारे में सोचती है। उसके रंग ढंग देखकर किम उसका मजाक भी उड़ाती है कि क्यों मैडम जी, लगता है तुम प्यार के जाल में फंस गई हो। तुम खुद ही उसे प्रपोज कर दो ना, वरना पता नहीं उस खड़ूस डॉन का मूड कब बदल जाए। यहाँ निक अपने घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है और चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मुझे इस तरह इंसल्ट करने की। मैं अब दिखा दूंगा सबको मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर वो रिचर्ड की फोटो को पैरों तले कुचलने लगता है। अगले दिन वो डॉन से मिलने जाता है और उसे सच बता देता है कि उस दिन तुम्हारी माँ का कत्ल रिचर्ड ने किया था। डॉन तो चौंक कर उसके पास आता है तो वो घुटने टेक देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये बात सबको बताने वाला था, लेकिन रिचर्ड ने मेरी लाइफ संवारने का वादा किया, मेरी बहुत मदद की है उन्होंने, इसीलिए मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। पर अब वो एकदम से बदल गए हैं, इसलिए उन्हें रोकने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैंने तुम्हें सब बता दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बाहर खड़ी सेरा भी दोस्तों ये सुन लेती। डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो निक से कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं निकल जाओ यहाँ से। डॉन अब ठान लेता है कि मैं रिचर्ड को तो छोड़ने वाला हूं नहीं, मेरी माँ का कत्ल किया है उसने और आज तक मुझे धोखे में रखा, मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। वो रिचर्ड के ऑफिस की ओर जाने लगता है, लेकिन दोस्तों सेरा उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है, प्लीज थोड़े ठंडे दिमाग से सोचकर अगला कदम उठाओ। डॉन कहता है कि तुम नहीं जानती कितने सालों से मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, मुझे अपनी माँ के कातिल को ढूंढने में इतने साल लग गए और आज मुझे उसका पता चल चुका है और मेरे पास सबूत भी है। अब मैं खामोश नहीं रह सकता, प्लीज मुझे रोको मत। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकलता है। जब वो रिचर्ड के घर पहुंचता है तो वो बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर बेहोश पड़ा था, शायद दोस्तों वो मर भी जाएगा। उसके पास एक नोटिस होता है जिसमें उसने टाइप करके रखा होता है कि मुझसे अपना गिल्ट और बर्दाश्त नहीं होता। डॉन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों होगी। तो अगले सीन में वो हॉस्पिटल में बैठा होता है। लगता है दोस्तों उसने रिचर्ड को यहाँ पर एडमिट किया है। वो सेरा से कहता है कि कुछ भी करके हमें उसकी जान बचानी है, उसके बाद उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा और वो भी बहुत ही घिनौने तरीके से। सेरा उसे शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है तुम जाओ, मैं सब खुद देख लूंगा। कहकर वो अपने ऑफिस जाता है और अपनी माँ की फोटो को देखने लगता है। कुछ देर के बाद सेरा आती है और डॉन के हाथ में उसकी माँ की फोटो देखकर वो डॉन का दर्द समझ पाती है कि वाकई इसे बहुत दर्द है। वो उसे दिलासा भी देती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसे कहने का ये सही वक्त है या फिर नहीं, लेकिन मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, तुम्हारे हर स्ट्रगल में भी मैं शामिल रहूंगी, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ मैं। इस तरह दोस्तों वो अपने प्यार का इजहार कर देती है और क्योंकि डॉन सेरा से बहुत प्यार करता है तो वो उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 9 यहाँ पर होता है खत्म। अगला पार्ट इस सीरीज का होगा लास्ट पार्ट, जिसे किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं सीरीज के क्लाइमेक्स एपिसोड में, ध्यान रखेगा दोस्तों अपना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।